किस किस बात का रोएंगे हम। हमारी दुनिया, ऐसा लगता है कि इस वक्त जितनी भी लीडरशिप्स हैं वो तमाम की तमाम, या गालिब अक्सरियत, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की लीडरशिप, वो पस्ती की इंतहाओं को छूने लगी है। यानी कि पस्ती की जो पस्त तरीन सतह है उस तक पहुंच गई है। आज दो वाक़यात रूनुमा हुए। दफ्तर ख़ारजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान और डीजी सार्क एंड साउथ एशिया जाहिद हफीज़ चौधरी ने की। उसमें ही पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया कि भारत ने ये दरख्वास्त की थी कि काउंसलर एक्सेस न दिया जाए, लेकिन नज़रसानी की अपील के लिए भारत से वकील भेजने की इजाज़त दी जाए। अब भारत ने जो ये दरख्वास्त की, ये बिला वजह नहीं की। भारत को ये इल्म है कि पाकिस्तान के कानून में ये गुंजाइश नहीं है 1977 से पहले से कि कोई भी गैर मुल्की वकील, ख़ास तौर पर भारतीय वकील, किसी भी मुकदमे में पाकिस्तान आकर किसी अदालत में अपीयर हो सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की बुनियाद भी गालिबन यही वजह बनी थी, क्योंकि यह कानून पीपल्स पार्टी ने ही मुतारिफ़ कराया था। और उस वक्त अमेरिका के इंतहाई टॉप के वकील रमज़े क्लार्क, जो बाद में अमेरिका के ही अटॉर्नी जनरल भी बने, वो पाकिस्तान आना चाहते थे। उनका वकालतनामा साइन हो गया था, लेकिन यह कानून उस राह में हायल हुआ और वो पाकिस्तान आकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा न लड़ सके। ऐसे ही ये भारत की जानिब से ये एक दुनिया को सिर्फ एक दिखाने के लिए और टोपी ड्रामा करने के लिए एक तरह की ये वारदात डाली गई, सफारती वारदात के पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। लेकिन भारत इसमें कामयाब इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का ये कानून आज का नहीं है, 1976 का मुतारिफ़ करदा कानून है और पाकिस्तान के पास इसका रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी विलिंगनेस का भी इज़हार किया कि वो जो फ़ैसला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उस पर वो अमल दरामद करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान की जानिब से ये 17 जून को कुलभूषण जाधव को ये भी पेशकश की गई कि वो अगर चाहें तो न अपने सज़ा के हवाले से जो फैसला है उसका मिलिट्री कोर्ट का, उस पर नज़रसानी की अपील कर सकते हैं। और नज़रसानी की ये अपील हाई कोर्ट में जाना थी, जो एक सिविलियन कोर्ट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि सिविलियन अदालतों में उसका मुकदमा पेश किया जाए। लेकिन कुलभूषण जाधव ने ख़ुद रिफ्यूज़ कर दिया। उसने, हालांकि वो शख्स है जिसने पाकिस्तान में जासूसी का एक नेटवर्क फैलाया, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क फैलाया, स्लीपर सेल्स और सहूलतकार जो है वो तैनात किए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी वारदातों को मैनेज किया, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए, मासूम जाने गई। इस आदमी को उस वक्त ना इसको शर्म आई, ना ही भारत को किसी इंसानी हुकूक़ का ख्याल आया। लेकिन अब भारत इंसानी हुकूक़ के नाम पर यह चाहता था कि पाकिस्तान अपने कानून की खिलाफ वर्जी करे, जिसका उसे वादे तौर पर जवाब दे दिया गया। लेकिन कुलभूषण जाधव ने एक और चाल चली और वो मर्सी पिटीशन जो है, रहम की अपील जो है आर्मी चीफ के पास, वो उस पर बैंक करना चाहता है ताकि बाद में दुनिया को ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान ने उसका मुकदमा सिविलियन अदालतों में पेश नहीं किया। हालांकि ये रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान ने उसे 17 जून को ये ऑफ़र की कि उसके 60 दिन पूरे होने में अभी वक्त बाकी है और वो नज़रसानी की अपील दायर कर सकता है सिविल अदालत में, और सिविल अदालत भी हाई कोर्ट से कम लेवल की नहीं होगी। देखते हैं ये जो झपट कर पलटना का सिलसिला शुरू है। भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हैं। कुलभूषण जाधव को छुड़ाने के लिए भारत जो मुख्तलिफ़ हरकत कर रहा है और ये तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि उसने पाकिस्तान में कई निहत्थे और मासूम इंसानों की जानें ली हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान एक रहमदिली का मुजाहरा भी कर रहा है, सफारती आदाब का भी ख्याल रख रहा है। ये फ़ैसला तो बाद में होगा कि क्या होता है। लेकिन उसके बाद एक और ही इंतहाई अफसोसनाक हरकत रूनुमा हुई। अब से चंद घंटों पहले, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनकी शख्सियत में जो खूबियाँ हैं और जो खामियाँ हैं उन पर बात हो सकती है। लेकिन किसी भी ज़िंदा आदमी को, वो भी एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, उसको आप मुर्दा डिक्लेयर कर दें, ये किस कदर अफसोसनाक बात है। भारत की जानिब से आज फिर ये वाक़या रूनुमा हुआ और अल्लाह भला करे ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो पिछले चंद दिनों से कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, वो टेस्ट कराने के लिए गए थे, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, मज़ीद कुछ टेस्ट करने थे, जिसके बाद उन्हें CMH में एडमिट कर लिया गया आइसोलेशन वार्ड में।
वहाँ से उन्होंने नुकाहत के आलम में एक ऑडियो पैगाम भेजा। उस ऑडियो पैगाम में उन्होंने इस साजिश को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि भारत ने उनका जो पेज है विकिपीडिया पर, उस पेज को हैक करके उसको एडिट कर दिया और उसमें उनकी तारीख़ पैदाइश जो 1956 की है वो तो वैसी ही रहने दी, लेकिन जो तारीख उस यौम वफ़ात उन्होंने उनका 4 जुलाई लिख दिया गया। ये कितने सदमे की बात है कि भारत की जानिब से ये हरकत की गई। इंतहाई मायूब हरकत है, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है, तनाज़ात भी पैदा होते रहते हैं, लेकिन किसी एक तनाज़े की बुनियाद पर किसी एक ज़िंदा शख्सियत को, और वो भी शाह महमूद कुरैशी के पाए की शख्सियत, जो एक पाकिस्तान में सबसे बड़े पीर माने जाते हैं, उनके मुरीदैन में जहाँ मुसलमान शामिल हैं वहीं क्रिश्चियन और हिंदू भी शामिल हैं, जो थर से पैदल आते हैं अपने पीर को देखने के लिए साल में एक बार, उस शख्सियत को जो पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा है, उस शख्सियत को जो हुक्मरान जमात का सीनियर वाइस चेयरमैन है, और वो साफ़ सुथरे सियासतदान माने जाते हैं। उनके बाद इक़दामात से, उनकी अप्रोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके साफ़ सुथरा सियासतदान होने में भी कोई दो राय नहीं है। उनको मुर्दा करार दे दिया गया। इससे घटिया हरकत कोई और हो नहीं सकती। नाज़रीन, लेकिन इसी तरह की एक अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान में वफाकी जो वज़रा हैं उनमें भी पाई जाती है। उज़ैर बलोच पाकिस्तान का मुजरिम है या मुलजिम है, फ़ैसला अदालतों ने करना है। JIT रिपोर्ट उसकी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी, लेकिन अली ज़ैदी साहब का क्या किया जाए, जो शायद मेरी नज़र में वो सहूलतकार बन रहे हैं उज़ैर बलोच के, और इनडायरेक्ट सहूलतकार बन रहे हैं मेरी नज़र में, क्योंकि वो उनको उनकी पार्टी ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनको लॉन्च किया कराची में। वो बेहतर तरीके से अपोजिशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी आज शर्मिंदा करवाया। चंद रोज़ पहले उन्होंने नेशनल असम्बली में खड़े होकर कुछ JIT लहराई और फिर उसके कुछ मंदरजात पढ़कर सुना दिए। बाद सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया कि वो JIT जो है उसको न सिर्फ उज़ैर बलोच बल्कि निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी की JITs जो हैं वो तीनों की तीनों वो पब्लिक कर देगी। वादे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने वो JITs माफ़ कीजिएगा पीर के रोज़ वो JITs पब्लिक कर दी। निसार मोराई की JIT वेबसाइट्स पर लोगों के रश की वजह से नहीं हो सकी थी अपलोड, लेकिन अब वो भी अपलोड हो गई है। अब इन तीनों JITs में क्या है ये तो वो अदारे बेहतर जानते हैं जिनके लोग JITs में शामिल थे। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अली ज़ैदी साहब जो हैं वो ज़रा आगे निकल गए। वो कहते हैं ना, तेज़क ज़रा ज़्यादा लग गई। अली ज़ैदी साहब का ये कहना था कि जनाब ये तो 20 सफ़ात की गुम कर दिए हैं और इसमें जो है मेरे पास ओरिजिनल JIT है। बाद जब उनसे एक TV प्रोग्राम में पूछा गया कि आप तक ये JIT कैसे पहुंची, तो उनका कहना था कि मोटरसाइकिल पर सवार कोई शख्स उनके घर एक खाली लिफाफा दे गया जिसमें 5 JITs थी। अब भला ये 5 JITs की क्या तुक है? उसमें एक JIT उज़ैर थी बल्दिया टाउन फैक्ट्री की, और उनके बकौल 2 JITs थी निसार मोराई और उज़ैर जान बलोच की। उनमें से एक JIT ऐसी है जिनके ऊपर दस्तखत हैं। हमने आज इस हवाले से वज़ीर आला सिंध से सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात हुई, तो हमने उनसे जाना, ऑन रिकॉर्ड जाना। उनका ये कहना था कि 7 लोग JIT में शामिल थे और 7 ही लोगों के दस्तखत हैं। ये JIT एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वजूद में आई थी और इसने उसी एक्ट के तहत तहकीकात की। उनका ये कहना था कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने रोका था कि बाज़ इनमें शख्सियात के जो नाम हैं वो अगर इस वक्त पब्लिक में आ गए तो एक इश्तियाल फैल सकता है, उनकी तौहीन हो सकती है, तो ज़रा सा और तहकीकात कर ली जाए। इसकी वजह से फिर वो JITs लॉन्च नहीं की गई थी। लेकिन जब PTI की जानिब से कौमी असम्बली में अली ज़ैदी साहब ने JITs लहरा दी तो उनका कहना था कि हमें वो JITs जो हैं वो तीनों की तीनों लॉन्च करना पड़ी। लेकिन अब जो 2 उज़ैर बलोच की JIT है उसके हवाले से ख़ुद अली ज़ैदी साहब के मुतज़ाद बयानात सामने आए। एक तो उनका ये कहना था कि वो जो 56 सफ़ात की JIT थी उनमें उस पर दस्तखत नहीं है किसी के। अब अगर किसी दस्तावेज़ पर सरकारी अफसरान के दस्तखत नहीं है, और सरकारी अफसरान भी ऐसे हसास अदारों के जिनसे एक दुनिया कांपती है, उन अदारों के अफसरान अगर किसी JIT में शामिल हैं तो कोई सूबाई हुकूमत मैं नहीं समझता कि ये जुर्रत करेगी कि उसके मंदरजात तब्दील कर दे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है
कि जो तहकीक तफ्तीश है उसमें कोई खामी रह गई हो सकता है उसमें खामी रह गई हो। हमने भी पिछले दिनों ये सवालात उठाए थे कि पॉलिटिकल लिंकेजेस मिसिंग हैं। पॉलिटिकल लिंकेजेस मैं समझता हूँ कि स्टिल मिसिंग है। आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक़ था उज़ैर बलोच का, पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों से क्या ताल्लुक़ था, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से उनका क्या ताल्लुक़ था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आज कहाँ हैं, उज़ैर बलोच के साथ क्या ताल्लुक़ था, पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात कब ख़राब हुए, पीटीआई समेत अपोजिशन के लोग उज़ैर बलोच से मिलने क्यों गए। ये तमाम के तमाम जो पहलू हैं वो तफ्तीश तलब हैं, वो तहकीक तलब हैं। उसके बारे में बाद दोस्तों का ये कहना है कि 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान उज़ैर बलोच का मौजूद है और वो बयान ही काफ़ी होगा। अल्लाह जानता है कि उस बयान में क्या है 164 वाले बयान में, क्योंकि उसके मंदरजात अभी सामने नहीं आए। लेकिन एक वफाकी वज़ीर की जानिब से इस किस्म की हरकत के एक अनआइडेंटिफाइड शख्स वो एक लिफाफा दे जाए, उनके घर पर दे जाए और फिर वो उस लिफाफे को पढ़कर और फिर वो लहराना शुरू कर दे एक ऐसी जीआईटी जिसके ऊपर किसी के दस्तखत नहीं है। ये कुछ समझ में ना आने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल समझ में आती है कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी का खुद शिकार हो गए और उन्होंने अपने आप को डाउनग्रेड किया है मेरी नज़र में, क्योंकि वफाकी वज़ीर के ओहदे की शख्सियत को इस हद तक नहीं नीचे जाना चाहिए कि वो अपने मुखालिफिन को लताड़ने के लिए एक झूठ का सहारा ले, एक ऐसी जीआईटी का सहारा ले जिसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं है। हाँ, सवाल वो उठा सकते थे, वो ये सवाल उठा सकते थे कि जो 35-36 पेज की जीआईटी मंजर-ए-आम पर आई है उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। हमने अभी निशानदेही की कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से ताल्लुक़ मिसिंग है, आसिफ जरदारी से ताल्लुकात मिसिंग हैं, पीपल्स पार्टी से उज़ैर बलोच का ताल्लुक़ मिसिंग है, लव हेट रिलेशनशिप मिसिंग है। ये क्यों हुई, लव रिलेशनशिप हेट रिलेशनशिप में क्यों तब्दील हुई, ये तमाम पहलू मिसिंग हैं। उनके हवाले से उनके बाद दोस्त ये कहते हैं कि वो तो सरफरोश हैं, एमक्यूएम के ख़िलाफ़, एमक्यूएम की मुखालफत में एमक्यूएम के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे, ये चीज़ें मिसिंग हैं। लेकिन अफसोस कि एक इस तरह की सियासत में हम अपने मुखालिफिन को के ख़िलाफ़ इस हद तक चले जाते हैं कि बहुत उनको लताड़ने के लिए इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करें और फिर हुकूमत के लोग इस पर शर्मिंदा होने के बजाय उनके साथ देने लगे। ये और ज़्यादा अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से एक और अफसोसनाक पहलू भी है। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले पीआईए के हवाले से एक जो हालिया हादसा हुआ कराची में पीआईए का, उससे मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की थी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने। उसमें उन्होंने फरमाया था कि 216 पायलट्स जो हैं वो उनकी डिग्रियां मशकूक थी या जाली थी, उनके लाइसेंस मशकूक थे। वो लिस्ट भी मौजूद थी। उस वक्त भी हम ये कह रहे थे। आज फिर वफाकी वज़ीर साहब खड़े हुए नशर असम्बली में और उन्होंने यही फरमाया कि जी वो तो फहरिस्त ठीक थी। उसमें फिर उन्होंने जो काम चेयरमैन पीआईए ने, जो एयर मार्शल लेवल के अफसर हैं अरशद मलिक साहब, उन्होंने जो किया था, उन्होंने फ़ौरन यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखे थे। उस ख़त की जो तफसीलात थी वो आज पेश कर दी कि जनाब इतने लोग फौत हो गए, इतने के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई, इतनों को हमने ग्राउंड कर दिया, इतने के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो भाई आप उस वक्त आपको ये कहना चाहिए था ना। उस वक्त तो आपने सारा मलबा डाल दिया था तमाम पायलट्स पर और जाली और मशकूक लाइसेंसेस पर। तो आपने किसकी खिदमत की? पीआईए का उसके बाद क्या हाल हुआ है? तमाम पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो दुनिया भर से मुलाजमतों से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान से का जो एयरलाइन से मुतालिक स्टाफ है, हालांकि ये वो लोग हैं, ये पायलट्स और ये स्टाफ वो लोग हैं जिन्होंने नीचे जाने वाली एयरलाइंस को दोबारा जो है खड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उनको मुनाफा बख्श बना दिया। वो तमाम के तमाम लोग फारिग होकर अब घरों को आ रहे हैं और फिर उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वफाकी वज़ीर साहब तो आज भी सीना ठोक कर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की साख को जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी साहब ने नुकसान पहुंचाया है, इस बात का जवाब देने पर कोई तैयार नहीं है। बल्कि सब उनके बयान को जो है वो वज़ीर आज़म तक ने उनके बयान को जो है वो कंडेम नहीं किया, बल्कि पीटीआई के रहनुमाओं की और वफाकी वज़रा की अक्सरियत उनके पीछे खड़ी दिखाई देती है। यही बात अफसोसनाक है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कि कोविड-19 अपने वार दिखा रहा है, अपने वार कर रहा है। अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिए। अगर ज़िंदगी बचा ली है, ज़िंदगी बचाना ही सबसे बड़ा इंसानियत का काम है, सबसे बड़ा सवाब का काम है।
ज़िंदगी बच गई तो मईशत फिर खड़ी हो जाएगी। एक और छोटी सी दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि डीप इंसाइट मिलता रहे। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप वो हमें इनबॉक्स में भेजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उनका ज़रूर आपको जवाब देंगे। नई ख़बर भी आपको हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं पेश करने की, ये सिलसिला भी जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।